Hello everyone. Welcome back to Being Economist YouTube channel. As you know, हमारा MCQ सीरीज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए कंटिन्यू है। हमने इससे पहले 4 लेक्चर्स किए हैं all on this MCQ series, and we cover 4 topics. And for today's lecture, we have topic 5th, that is pricing, factor pricing, in which there are 2 theories. First one is marginal productivity theory and the second one is Ricardian theory of rent. So इन दोनों के overall the topic, this topic number 5th, इसको कवर करेंगे और इसमें से क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस थे, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे, जो भी नए ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हैं, whether it is statement type question, assertion reasoning question और सिंपल क्वेश्चन भी, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हमने जो है वो इसमें ऐड किए हैं। नाउ बिफोर स्टार्ट मैं आपको ये बता दूं कि ऑलरेडी हमारे पास जो है इकोनॉमिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों का कोर्स, कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है ओनली हमारी एप्लीकेशन पे, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से। आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। अदर वे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, वहां से जाके डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो 2 कोर्सेज हमने कंप्लीट किए हैं रिसेंटली, अभी हमारा स्टैट कंप्लीट हुआ है और कुछ दिन पहले ही हमने इकोनॉमिक्स कवर किया, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर हैं। उनमें कोई भी डाउट है उसके लिए अलग से सेशन है, और नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स जो है स्टैट के भी और इकोनॉमिक्स के भी अपने अपने कोर्स में जो है वो अवेलेबल है। आप जाएं और इस ऐप को डाउनलोड करें और वहां से उस कोर्स को आप ले सकते हैं। एंड एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट कि ये जितनी भी एमसीक्यूज के पीडीएफ्स होंगे ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, यानी और भी जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही अपडेट करता हूं, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है टॉपिक 5th, that is factor pricing, marginal productivity theory, and the second one is Ricardian theory of rent, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि शुरू में कुछ क्वेश्चंस हैं, 15 to 20 क्वेश्चंस, जो कि सिंपल क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू आते हैं हमारे उस तरह के, और फिर उसके बाद थोड़े से इसमें असर्शन रीजनिंग के आफ्टर 20, आई थिंक मैंने इसमें अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस, ठीक है, 40 एमसीक्यूज हैं आई थिंक, जिसमें शुरू के 20 क्वेश्चंस आपको इस तरह के दिखेंगे, और फिर उसके बाद हमने मिक्स किया है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस को, ठीक है। सो जल्दी से शुरू करते हैं। पहले इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा जल्दी में करेंगे क्योंकि आगे और क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी डिटरमाइंस, ठीक है। बेसिक से शुरू करेंगे बिल्कुल, ताकि आपके एक तरह से पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाए। मेरी कोशिश ये रहती है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि जब मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं तो थोड़ा टाइम दे के आंसर बताऊं, ताकि आप खुद से भी इसका गैस कर सकें। तो अगर आप वैसा करना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक के पॉज करके आप इसका आंसर जो है वो गैस कर सकते हैं या आंसर निकाल सकते हैं अपने, एक तरह से अपने इवैल्यूएशन के लिए कि आपको कितनी तैयारी है। तो आप उस तरह से उसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बीच में रुकूंगा तो ये सेशन जो है वो काफी लेंथी हो जाएगा। तो ऑलरेडी ही हमें सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर करने हैं, फिर मुझे क्वेश्चंस पूरे, फिर हमसे क्वेश्चन नहीं पूरे हो पाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है वो किस चीज को डिटरमाइन करती है? क्या वो प्राइजेस करती है, गुड्स के प्राइजेस को डिटरमाइन करती है? क्या वो फैक्टर के प्राइसिंग को डिटरमाइन करती है? क्या वो नेशनल इनकम को डिटरमाइन करती है? क्या वो डिमांड की कर्व को डिटरमाइन करती है? सो एज यू नो कि हमारा ये जो टॉपिक 5th है वो ऑलरेडी ही फैक्टर प्राइसिंग पे है ना, फैक्टर प्राइसिंग में। और जब हमने ये फैक्टर प्राइसिंग पढ़ा तो मैंने आपको अच्छे से समझाया कि फैक्टर प्राइसिंग में हमारे पास में 4 फैक्टर्स हैं और उन 4 फैक्टर्स के अलग अलग प्राइसिंग है। और व्हाट डज दिस प्राइसिंग मीन्स? दिस प्राइसिंग मीन्स रिवार्ड फॉर पर्टिकुलर सर्विस, है ना। जो भी फैक्टर से हम काम ले रहे हैं उसके लिए जो उसे हम रिवार्ड दे रहे हैं उसी को हम फैक्टर प्राइसिंग कहते हैं। वो वेज हो सकता है, वो रेंट हो सकता है, वो इंटरेस्ट हो सकता है, वो प्रॉफिट हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें हमने अपने लेक्चर में डिस्कस की। तो
इससे हमें ये पता चलता है कि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पहले ही टॉपिक से, मतलब टॉपिक के टाइटल से हमें पूछा गया कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है ये एक्चुअल में है किसके रिगार्डिंग। तो ऑफ कोर्स ये हमें फैक्टर के प्राइस के बारे में बताती है, फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनके बारे में बताती है। जो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा दैट इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, कुछ क्वेश्चंस धीरे धीरे जो है वो टेक्निकल होंगे और कुछ जो है आपको सिंपल क्वेश्चंस। और मैंने अभी तक जितना भी इकोनॉमी का बेसिकली जितने भी पीवाईक्यूज को देखा है, क्वेश्चंस आर मोस्टली ऑफ दिस लेवल, ठीक है, जो भी इंटरमीडिएट कह सकते हो या बेसिक कह सकते हो। टफ जो है वो इतने क्वेश्चन इसमें इकोनॉमी, मोस्टली इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स के नहीं थे, ठीक है। सो दिस अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी फैक्टर इज पेड। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी के अकॉर्डिंग एक फैक्टर को किस तरह हमें पे करना है। सो ये क्वेश्चन का आंसर जो है इसी क्वेश्चन से निकल जाएगा, क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट यहीं से निकली है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट से ही। तो हर किसी फैक्टर को जो हमने पे करना है ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू हिज मार्जिनल प्रोडक्ट, कि वो हिज मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं, बेसिकली व्हाट हिज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन में से मार्जिनल टर्म में से, ऑफ कोर्स मार्जिनल टर्म पे भी क्वेश्चन होगा आगे, तो मैं आपको अभी बताऊंगा उसमें उसके बारे में भी। तो क्या उसके आने से, उस फैक्टर के आने से ओवरऑल प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ा, वो फर्क जो है वो मार्जिनल टर्म में हमें निकालना होता है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में फैक्टर्स को पेड किया जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट के बेसिस पे। नाउ नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स, ठीक है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि मैंने उसी तरह के क्रोनोलॉजिकली जो है क्वेश्चंस को अरेंज किया है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट बेसिकली क्या है ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है कि आखिर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। सो ऑफ कोर्स मार्जिनल प्रोडक्ट इज नथिंग बट एक टोटल प्रोडक्ट तो ऑफ कोर्स अलग है, एवरेज प्रोडक्ट अलग है, पर कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन पर यूनिट होता तो हम मान सकते थे। सो एडिशनल आउटपुट फ्रॉम वन एक्स्ट्रा यूनिट, है ना। मैं काफी टाइम इवन हमारे यूट्यूब वाले लेक्चर्स पे भी, इवन हमारे ऐप वाले पे भी हमने ये चीज डिस्कस की है कि if we have here units or unit of labor that is 1 2 3 or 4, और यहाँ पे हमारे पास में टोटल प्रोडक्ट है, जो टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, दैट इज पहले 100 थी, फिर 120 हुआ, फिर ऑफ कोर्स 120 हुआ, फिर 130 हुआ, देन वी हैव 130 to 135, है ना। सो हियर मार्जिनल प्रोडक्ट, हमें मार्जिनल प्रोडक्ट अगर फाइंड आउट करना है तो ऑफ कोर्स जब फर्स्ट जो दे रहा था हमें यूनिट, ये यूनिट, व्हाट डज दिस यूनिट मींस, दिस मींस लेबर के यूनिट, ठीक है, जो हम लेबर बढ़ा रहे हैं एक एक करके, लेबर आप जो भी फैक्टर, हम ना एक ब्रॉड कंसेप्ट लेके चलते हैं, जो भी फैक्टर हम बढ़ा रहे हैं जिससे प्रोडक्शन हो रही, जब पहले वो एक था तो ऑफ कोर्स ये 100 की होती थी टोटल प्रोडक्ट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट को यहाँ पे मैं नील रखता हूँ, ठीक है, इसको मैं ब्लैंक रखता हूँ। जैसे ही मैं दूसरा यूनिट लेबर का एम्प्लॉय करता हूँ, मेरी प्रोडक्शन टोटल 120 हो जाती है, 120। तो इस सेकंड लेबर के आने से मेरी प्रोडक्टिविटी में कितना चेंज हुआ, ऑफ कोर्स 20, ठीक है, 100 माइनस 120, तो कितना हुआ 20, इसे कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। जब तीसरा यूनिट आता है, तीसरा यूनिट लगाते हैं हम लेबर का, तो इस 20 से जंप करके, 120 से जंप करके 130 हो जाती है हमारी प्रोडक्टिविटी, है ना। तो ऑफ कोर्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है, 10 है। देन आफ्टर वी हैव फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर, उसके आने से क्या होता है हमारे पास, 130 से 135 हो जाती है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, 5। तो आप देख रहे होंगे बेसिकली इस छोटी सी एक्सप्लेनेशन से काफी क्वेश्चंस निकल जाते हैं कि एक तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपको डिक्लाइन होता दिखाई दे रहा है ना। मार्जिनल प्रोडक्ट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इधर मैं 5 पे जाऊंगा तो हो सकता है ये 130 से हो सकता है 137 ही बढ़े, है ना। अब इसमें 3 का चेंज हो और धीरे 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 फिर ये 0 पे भी आ जाए, फिर ये नेगेटिव भी हो जाए, है ना। तो एक तो यही कंक्लूजन निकल रहा है कि ये डिक्लाइन हो रहा है। ऑफ कोर्स अभी इस पे एमसीक्यूज होंगे आगे, हम उसमें से समझेंगे अच्छे से, बट फिलहाल यहां समझाने का मेरा मोटिव क्या था, ये जो एडिशनल लेबर आप यूज कर रहे हो, हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन पे जो एक एडिशनल यूनिट आप यूज कर रहे हो लेबर का, जिसके आने से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब जिसके आने से प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ रहा है, 100 से 20 30 35,
37, क्योंकि टोटल प्रोडक्टिविटी तो ऑफ कोर्स बढ़ ही रही है ना, हालांकि उसके अंदर का रेट जो है वो कम हो रहा है, बट ऑफ कोर्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज सॉरी दिस टोटल प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, नो, बट उसके अंदर का रेट जो है वो कम हो जाता है, नो। यहीं से बेसिकली मैं समझाना चाहता था कि क्या होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना, एक एडिशनल आउटपुट फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिट, हर एक आउटपुट जो एडिशनल मिल रहा है ना, क्योंकि प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो जो एडिशनल प्रोडक्शन हो रही है, देखो एडिशनल आउटपुट है ना, आउटपुट से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, आउटपुट मींस प्रोडक्शन है ना, किसी किसी जगह ये आउटपुट लिखा हो, किसी किसी जगह प्रोडक्शन लिखा होगा, और अगर आप नेशनल इनकम में कंसेप्ट पढ़ोगे तो हो सकता है इसको जीडीपी लिखा हो सकता है इसको नेशनल इनकम लिखा हो, तो ये सारी चीजें कंसेप्ट जो है एक ही हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑफ कोर्स ऑप्शन बी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अजम्पशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। तो ये चीज बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता था कि आपको ऑफ कोर्स थियरीज में बेसिकली, ठीक है, जितनी थियरीज होती हैं, तो वी हैव आई थिंक मोर देन 5 थियरीज इन आवर सिलेबस बेसिकली। एक तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एक तो रिकार्डियन थियरी, हमारे पास 2 लॉज हैं, ठीक है, उसमें भी अजम्पशंस होती हैं, जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिडंडेंस टू स्केल, ये हमारे पास लॉज ऑफ प्रोडक्शन वाले टॉपिक में। तो आपको अजम्पशंस पे जरूर फोकस करना है, थियरीज की और लॉज की, ठीक है, अजम्पशंस पे जरूर फोकस करना है। तो क्या इनमें से कौन सी जो है वो अजम्पशन है, क्या मोनोपोली अजम्पशन है? नहीं, ये बेसिकली कंपटीशन के बेसिस पे अजम्पशन पूछी गई है। क्या परफेक्ट कंपटीशन है, क्या ओलिगोपोली या डियोपोली, किन किन चीजों, किस तरह के मार्केट की अजम्पशन बेसिकली ली है हमारे जो भी इसके जो भी जिस भी पर्सन ने, जैसे कि जेबी क्लर्क आई थिंक सो उन्होंने दी है ये, हाँ उन्हीं ने, उनके अकॉर्डिंग कौन सी अजम्पशन है, ठीक है, किस तरह का मार्केट वो प्रिज्यूम करके, किस तरह का कंपटीशन प्रिज्यूम करके इस थ्योरी को दे रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इस थ्योरी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये अज्यूम करते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो ये जितने भी 3 और तरीके के मार्केट है, 1 2 3, जैसे इन्हें हम इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है, तो इससे प्रिज्यूम नहीं किया गया है, वो परफेक्ट कंपटीशन को अज्यूम करते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं हमारी इस थियरी में, है ना, आप थियरी रिवाइज करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है, वैल्यू ऑफ सॉरी रेवेन्यू मार्जिनल प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स इसी तरह कुछ है, वैल्यू ऑफ रेवेन्यू प्रोडक्ट आई थिंक सो, इस तरह का एक और टर्म है, रेवेन्यू का कंसेप्ट है वो, और इसके अलावा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के इक्वेशंस बेसिकली यूज हुई हैं इस थियरी में। तो क्या है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट दैट इज वीएमपी, वो किसके इक्वल है? क्या वो इक्वल है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अंदर ऐड करेंगे प्राइस को, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अंदर मल्टीपल करेंगे प्राइस को, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में से प्राइस को निकाल देंगे, या प्राइस को डिवाइड करेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से? तो किस चीज के कॉम्बिनेशन से ये मार्जिनल प्रोडक्ट बना है? ऑफ कोर्स मार्जिनल प्रोडक्ट तो इसमें होगा ही होगा, तो एमपी आपको हर जगह दिखेगा, एमपी के साथ किस चीज को, और प्राइस भी आपको दिख रहा है, लेकिन प्राइस को जब हम ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ। इस कंसेप्ट को मैंने काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स में, कि जो आपकी अभी जो हमने एक टेबल बनाया था उसमें जो भी मार्जिनल प्रोडक्ट निकल रहा था, जैसे 20 10 5, ठीक है, उसको उस प्रोडक्ट के प्राइस से मल्टीप्लाई करवाओगे कि भाई वो प्रोडक्ट आगे कितने का बिक रहा है, जब उससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी उस मार्जिनल प्रोडक्ट की। समझो इस बात को कि वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा? ऑफ कोर्स इसका ऑप्शन जो है बी। में हर क्वेश्चन की अगर डेप्थ में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा तो काफी लेंथी हमारा हो जाएगा, मैं यही कहूंगा। यूट्यूब पे भी हमारे ये दोनों थियरीज के लेक्चर हैं मेरे, ठीक है, अवेलेबल हैं। वो हमने इससे पहले वाले एग्जाम के लिए किए थे, जो इससे पहले हुआ था, तो आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ this marginal productivity this marginal value of marginal product is greater than this wage rate, तो फर्म क्या करेंगे? ठीक है, अब ध्यान से समझना जो चीज मैं समझाना चाहता हूं। अगर ये वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था? दिस एमपी इंटू
ऑफ कोर्स प्राइस, है ना। मार्जिनल प्रोडक्ट में जब प्राइस को जोड़ देंगे, वही तो है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मतलब ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका सामान, आपका प्रोडक्ट कितने का बिकेगा, या कितने का बिक रहा है। ओवरऑल तो हमें प्रॉफिट ही दिखा रहा है ना, ये हम जो कमा रहे हैं ना, प्रॉफिट तो नहीं कह सकते, चलो रेवेन्यू इसको कह लो, ठीक है। ये रेवेन्यू तो आपको दिखा रहा है ना कि इसमें कितनी चीजें जो है वो ऐड है, मतलब इसमें इसमें प्रोडक्ट, इसमें प्राइसिंग भी ऐड है और इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट भी ऐड है, ठीक है। मतलब उस एक्स्ट्रा लेबर की मेहनत जो उसने की है इसके ऊपर, वो भी ऐड है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को, समझे। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा है वेज रेट से, है ना, ये वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा है वेज रेट से, तो फर्म क्या करेंगे, ठीक है। इसके अपोजिट भी क्वेश्चन बनता है, हालांकि मैंने बनाया नहीं होगा, हाँ इसके अपोजिट मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया। इसके अपोजिट क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर ये कम हो, किसके, वेज रेट के, वेज रेट ज्यादा हो, तो फर्म क्या करेंगे। तो देखें क्या क्या फर्म रिड्यूस कर देंगे हमारे लेबर को, या फर्म इंक्रीज करेंगे लेबर को, या फिर कोई चेंजेस नहीं करेंगे, या फिर प्रोडक्शन को रोक देंगे। तो जरा सोचें, क्योंकि अभी तक हर एक लेबर से मिलने वाला मार्जिनल प्रोडक्ट जब उसके उसी प्रोडक्ट के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हो तो वो ज्यादा वैल्यू दे रहा है, इक्वल टू वेज रेट, इक्वल टू जो उस लेबर को हमने वेज देना है। तो इसका मतलब आप अभी और लेबर लगा सकते हो, है ना, क्योंकि मिलने वाला प्रॉफिट इज ग्रेटर देन खर्चा। ये जो खर्चा, ये ना वेज रेट तो खर्चा ही है ना, जो फर्म है उसका खर्चा क्या है, उसको प्राइस दे, उसको पैसा देना पड़ रहा है, तो उसके लिए वेज रेट जो है वो खर्चा है एक तरह से, है ना। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इफ वेज रेट, तो फर्म विल बेसिकली इंप्लॉय मोर लेबर अंटिल इसमें से भी क्वेश्चन है, अंटिल दिस वीएमपी इज इक्वल टू ऑफ कोर्स वेज रेट, ठीक है, जब तक ये इसके इक्वल नहीं हो जाता। तो इस सिचुएशन में इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा कि हाँ अभी लेबर को इंक्रीज किया जा सकता है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ दिस प्रोडक्शन प्रोसेस, जिस प्रोडक्शन में हम लगे हुए हैं, जो हम चीज बना रहे हैं, उसके एंड में क्या होने वाला है, सॉरी उसके एंड में नहीं, उसके खत्म होते होते एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस मार्जिनल प्रोडक्ट की कंडीशंस क्या रहने वाली है। तो आपने देखा कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट धीरे 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 कम हो रहा था, है ना, कम हो रहा था। तो मैंने आपको बताया अभी कि ये देखो आप, ये डिक्लाइन होता जा रहा है। तो क्या मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता रहेगा, ये तो पहले ही हमने कंक्लूड कर दिया था शुरू में ही कि नहीं हो पाएगा। क्या डिक्रीज होगा, क्या कांस्टेंट रहेगा, या बिकम इनफिनाइट। तो आपने इजिली आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कि मार्जिनल प्रोडक्ट इवेंचुअली डिक्लाइन होगा, और जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी जा सकता है अगर प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू रखा जाएगा। लेकिन दिस थियरी बेसिकली सजेस्ट कि आप उसी जगह तक प्रोडक्शन को मतलब इस प्रोडक्शन प्रोसेस को लेके जाओ जहां वो वी एम पी इज बेसिकली इक्वल टू दैट वेजेस, ठीक है। अगर उसके ऊपर जाओगे तो ऑफ कोर्स मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 8, पेमेंट टू लेबर इज कॉल्ड, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। तो ऑफ कोर्स लेबर की पेमेंट को हम वेज कहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि इस लेवल का बेसिक कभी पूछ लेते हैं, और वी आर एक्चुअली नॉट फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ बेसिक क्वेश्चंस, हम उसे इग्नोर करते हैं, शायद इसलिए भी कि हम समझते हैं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, या फिर हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो बेसिक्स को ना पढ़ के सीधा डेप्थ में जाते हैं, ये थ्योरी क्या कह रही है क्या नहीं है, लेकिन हमें बेसिक्स भी पता होने चाहिए ना। तो ये सब के सब रिवॉर्ड्स हैं, ये सब के सब क्या है, रिवॉर्ड्स है, प्राइसिंग है फैक्टर की, और किस फैक्टर की क्या प्राइसिंग है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रेंट फॉर लैंड, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, वेज फॉर लेबर, प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी अप्लाइज टू, हाँ अब ये क्वेश्चन कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, अब जिस स्टूडेंट ने ये थ्योरी हमने पढ़ी है, जिस स्टूडेंट ने उसमें लेक्चर में पढ़ा है, तो हमें पता है कि इनिशियली ये थियरी पूरे, मैंने ये बड़े अच्छे से पढ़ाया था कि इनिशियली ये थियरी सभी के लिए बनी है, मतलब सभी फैक्टर्स के लिए बनी, जितने भी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
लेकिन बाद में ये थ्योरी कन्फाइंड होके लेबर तक रह गई खाली, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बेसिकली ये थ्योरी अप्लाई सब पे होती है, ठीक है। तो इसमें सारे फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, सबके सब फैक्टर्स इसमें कवर होते हैं, ऑल फैक्टर्स। इनिशियली जब ये थ्योरी बनाई गई थी जेबी क्लर्क के द्वारा, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को चलो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर सी है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है ये किसने डेवलप की। तो बेसिकली इसे कंटिन्यू, या हम जो लिटरेचर में पढ़ते हैं तो बेसिकली इसे कंटिन्यू या इसे ओरिजिनेट तो नहीं कहेंगे, बट आई थिंक अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि किसने दी है, तो ऑफकोर्स ये जेबी क्लर्क ने ही इस बेसिकली इस थियरी को दिया है। तो जब उन्होंने इस थियरी को दिया तो उन्होंने किसी लेबर या कैपिटल इस तरीके का जिक्र नहीं किया। इन्होंने कहा कि मार्जिनल प्रोडक्ट पे फोकस किया जाए, मार्जिनल प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। वेदर मैंने आपको शुरू में बताया कि जब मैंने कहा कि यहाँ पे यूनिट लगाया मैंने, तो मैंने उसके बाद बताया कि यहाँ पे लेबर का यूनिट लगा, लेकिन बाद में मैंने कहा आप अज्यूम करके चलो कोई भी फैक्टर लगा है, आप कैपिटल 1 से 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, आप लैंड को बढ़ाते जा रहे हो, आप लेबर को बढ़ाते जा रहे हो, एनीथिंग है ना, कोई भी फैक्टर आप इसमें अज्यूम कर सकते हो। तो दिस थियरी बेसिकली अप्लाइड टू ऑल फैक्टर्स, है ना, अप्लाइड टू ऑल फैक्टर्स। बट हम इसे समझने के लिए, हम इसकी अंडरस्टैंडिंग या फिर इस थ्योरी के जो एसेंस हैं बेसिकली वो ज्यादा फिट बैठते हैं लेबर के लिए, है ना, ज्यादा फिट बैठते हैं लेबर के लिए। इसलिए इस थ्योरी को हम मेनली हम लेबर कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। तो दूसरा 10th क्वेश्चन भी आपको साथ ही पता चल गया। आप इसे फिर भी इसे इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार कंफर्म करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं कि किसने दी है, दैट इज ओके, दैट इज जेबी क्लर्क, बट इसे एक्सटेंड भी किया गया है, इसे ओरिजिनली भी दिया गया है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से देख लें कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख लें कि इनिशियली किसने डेवलप की थी, दैट वाज जेबी क्लर्क, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी एक्सटेंशंस या उस वर्क को कंटिन्यू करना, इस तरीके की चीजें भी इसमें एक बार देख लेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11th, अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन थियरी ऑफ रेंट, अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन थियरी ऑफ रेंट, सॉरी, अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन थियरी रेंट अराइज ड्यू टू, ठीक है, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, रेंट अराइज ड्यू टू। नाउ वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स रिकार्डियन थियरी, कि रिकार्डियन थियरी के अकॉर्डिंग रेंट अराइज क्यों होता है। क्या ये डिमांड की वजह से होता है, क्या ये स्केर्सिटी ऑफ रेंट की वजह से, स्केर्सिटी ऑफ लैंड की वजह से होता है, कैपिटल की वजह से होता है, लेबर की होता है। बेसिकली देयर इज बिग मिस्टेक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन थ्योरी दो तरीके से रेंट अराइज होता है ना, क्योंकि हमने थ्योरी तो पढ़ी है। हाँ, लेकिन ऑप्शन इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर इसमें दोनों दिए होते तो शायद बोथ ए एंड बी ऑप्शन होता, लेकिन इसमें दिया ही एक है, तो हम तो ऑफ कोर्स पिक करेंगे यही वाला ऑप्शन बी जो करेक्ट है करंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन बेसिकली रिकार्डियन थ्योरी में रेंट दो तरीके से अराइज होता है ना, हमने थ्योरी पढ़ी है। एक तो स्केर्सिटी रेंट है और एक डिफरेंशियल रेंट है ना। डिफरेंशियल रेंट जब दो थ्योरीज बोल रहा हूं, दो लैंड्स के अंदर फर्टिलिटी में कौन सी ज्यादा फर्टाइल है कौन सी कम, उस बेसिस पे होता है। स्केर्सिटी जब दो जमीन, जब बेसिकली लैंड की कमी हो जाए, है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे आगे, ठीक है, आगे आगे चलेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। तो फिलहाल इस करंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, कि स्केर्सिटी होने की वजह, कमी होने की वजह, जमीन के कमी होने की वजह से रेंट अराइज होता है, रेंट एग्जिस्टेंस में आता है, सामने आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, रिकार्डो डिफाइन रेंट एज, रेंट क्या है, पेमेंट फॉर लेबर, पेमेंट फॉर कैपिटल, पेमेंट फॉर यूज ऑफ लैंड, या फिर प्रॉफिट। ऑफ कोर्स अभी अभी हम इससे पहले हमने डिस्कस किया कि जो ये रेंट है ये किसका रिवार्ड है, ऑफ कोर्स पेमेंट फॉर यूज ऑफ लैंड, जब हम लैंड को यूज करते हैं तो हम उसके लिए रेंट देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, रिकार्डियन थियरी इज बेस्ड ऑन, रिकार्डियन थियरी किस पर्टिकुलर ऑप्शन पे बेस है ना, किस पर्टिकुलर ऑप्शन पे बेस है। क्या इसमें इक्वल फर्टिलिटीज की बात की गई है, क्या इसमें अनइक्वल फर्टिलिटीज की बात की गई है, क्या इसमें परफेक्ट लेबर की बात की गई है, क्या इसमें परफेक्ट कैपिटल की बात की गई है। तो आप जब थियरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि रिकार्डो बेसिकली यूज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट और पीस ऑफ लैंड जिनकी की फर्टिलिटी अलग अलग है ना। मैंने जब थियरी पढ़ाया तो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, है ना, इस तरह की टर्म्स मैंने यूज की होंगी। एक आइलैंड का एग्जांपल लिया होगा, है ना। तो इसलिए इस थ्योरी में बेसिकली जो चीज यूज की गई है दैट इज अनइक्वल फर्टिलिटीज, है ना, कि फर्टिलिटी जो है वो अनइक्वल है,
ठीक है, हर जमीन, हर एक लैंड जो है वो अपने आप में यूनिक है ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी, कौन कितनी फर्टाइल है। दैट इज वाई जो फर्टाइल होगी वो ज्यादा प्रोडक्शन कर, मतलब ज्यादा प्रोड्यूस देगी, ज्यादा प्रोडक्ट उसमें से निकलेंगे। इसलिए पीपल आर बेसिकली टेंड्स टूवर्ड दिस हाई यील्ड या हाई फर्टाइल लैंड्स, है ना, उस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, उस तरफ मतलब उस जमीन पे ज्यादा काम करना चाहते हैं जो ज्यादा फर्टाइल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, तो इसका क्या हुआ, अनइक्वल फर्टिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द लीस्ट फर्टाइल लैंड इज कॉल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर सॉरी लीस्ट फर्टाइल लैंड इज कॉल्ड, जो लीस्ट फर्टाइल लैंड है उसे क्या कहते हैं। हम उस तरह से नहीं बोल रहे कि हम उसे क्या कहते हैं, उसे रिकार्डो की थियरी में क्या कहा गया, रिकार्डो ने उसे अपनी थियरी में क्या कहा है, क्या उसे सुपीरियर लैंड कहा है, क्या उसे मार्जिनल लैंड कहा है, क्या उसे इंफीरियर लैंड कहा है, या उसे रिच लैंड कहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास और हमें क्या बताना है कि इन सब में से किस तरीके की लैंड को रिकार्डो ने लीस्ट फर्टाइल लैंड कहा है। ठीक है, इन चार में से किसको लीस्ट फर्टाइल लैंड जो है कहा है। ठीक है, तो अगर आपने थियरी पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो पहले ऑप्शन को तो चलो हम एलिमिनेशन का भी यूज करें तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि लीस्ट फर्टाइल लैंड को हम सुपीरियर कैसे कह सकते हैं, अगर उसमें फर्टिलिटी कम है तो उसको हम सुपीरियर तो कहेंगे नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता, है ना। उसके बाद क्या उसे मार्जिनल लैंड कहते हैं, क्या उसे इंफीरियर लैंड कहते हैं। इंफीरियर लैंड तो कह सकते हैं ना, अगर कोई लीस्ट फर्टाइल है तो इंफीरियर लैंड कह सकते हैं, बट अगर हमने थियरी पढ़ी है तो हमें पता है कि रिकार्डो ने जो टर्म यूज की है दैट वाज मार्जिनल लैंड, है ना, जो कम फर्टाइल है कंपेरेटिवली, इंट्रा मार्जिनल मार्जिनल, है ना। आई रिमेंबर कि इंट्रा मार्जिनल और मार्जिनल लैंड की बात जो है वो रिकार्डो ने की है। सो क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर इज मार्जिनल लैंड। क्वेश्चन नंबर 15, रेंट, एक मिनट क्या किया हमने इससे पहले, हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है। नाउ रेंट ऑन मार्जिनल लैंड इज, नाउ मार्जिनल लैंड अभी अभी जिसको आप पढ़ के हटे, क्वेश्चन नंबर 14, ये जो मार्जिनल लैंड थी, क्या इसके ऊपर जो रेंट होता है वो कैसा होता है, क्या इसका रेंट बहुत हाई होता है ना, क्या इसका रेंट बहुत हाई होता है, क्या बहुत लो होता है, क्या नहीं होता, या बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, या तो ज्यादा, या तो कम, या तो बिल्कुल नहीं, या बहुत ज्यादा। तो इन 4 ऑप्शन में से क्या ऑप्शन हो सकता है कि मार्जिनल लैंड जो है वो किस तरीके का रेंट अर्न करती है। तो अगर हमने थियरी पढ़ी है तो अभी तक आप इसे गेस कर चुके होंगे कि ऑफ कोर्स इस तरीके की लैंड के ऊपर कोई भी रेंट नहीं होता, है ना, कोई भी रेंट नहीं होता मार्जिनल लैंड के ऊपर, जो कि पीपल आर बेसिकली अवॉइड टू कल्टीवेट ऑन दिस काइंड ऑफ लैंड बिकॉज एवरीवन, जो भी पीपल होंगे वो अच्छी क्वालिटी, अच्छी फर्टाइल लैंड पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ही जो वो डिफरेंशियल रेंट है वो अराइज हो रहा है, और पीपल आर टेंड्स टू वर्ड मोर और वी कैन से सुपीरियर लैंड, और जो ये मार्जिनल लैंड है इसे इग्नोर कर रहे हैं। अगर इफ पीपल आर नॉट बेसिकली अर्ज टू कल्टीवेट ऑन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंड, तो फिर क्या होगा, ऑफ कोर्स उस लैंड की डिमांड ही नहीं है, तो उस लैंड की डिमांड नहीं है तो क्यों उस पे लोग क्यों उसके लिए कोई रेंट देगा। ठीक है, तो इसलिए उसका रेंट ऑफ कोर्स 0 रहेगा। नाउ रेंट अराइज ड्यू टू, पहले जो एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने किया फिर उसी का दूसरा पार्ट, कई बार ये दोनों ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स डिफरेंशियल फर्टिलिटी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जमीनों के बीच में फर्टिलिटीज के गैप है, कोई लीस्ट फर्टाइल है, कोई सुपीरियर है, मार्जिनल है, इंटर मार्जिनल है, तो इसीलिए प्लस इसके साथ एक और चीज जोड़ लो आप, दैट इज जो फर्स्ट उसमें ऑप्शन में थी, दैट इज स्केरसिटी ऑफ लैंड, है ना। इन दो चीजों की वजह से
रेंट अराइज होता है। तो क्वेश्चन में अगर ये लिखा हो और ये दोनों ऑप्शन देखे जाए तो दोनों सही है, अगर कोई एक है इनमें से तो वही सही है, ठीक है। जैसे पहले वाले में ये था, इस वाले में ये है, तो हमारा उस टाइम ये आंसर था, इस टाइम ये आंसर है, ऑफ कोर्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द ओरिजिनल पावर ऑफ सॉइल रेफर्स टू, ठीक है, ऑफ कोर्स द ओरिजिनल वर्ड्स जो इस थियरी में यूज किए गए हैं उनमें से ये क्वेश्चन लिया गया है कि ओरिजिनल पावर ऑफ सॉइल किस चीज को कहा गया है ना। आपने देखा होगा अनडिस्ट्रक्टेबल पावर यूज किया टर्म, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है अभी, मतलब कुछ कुछ याद है, पूरा याद नहीं है, कि सोइल इज द दैट प्रोड्यूस ऑफ अर्थ, है ना, इस तरीके का कुछ है जो कि अनडिस्ट्रक्टेबल है ना, और ओरिजिनल पावर ऑफ सॉइल है। तो वो ओरिजिनल पावर ऑफ सॉइल किस तरफ रेफर कर रहे थे रिकार्डो, डेविड रिकार्डो किस तरफ इशारा कर रहे थे? क्या वो फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, क्या वो साइज की बात कर रहे हैं, या उस जमीन की लोकेशन की बात करते हैं, या उसके ऑनरशिप की बात करते हैं? तो इनमें से किस चीज को ओरिजिनल पावर ऑफ सॉइल कहा है रिकार्डो ने? तो ऑफ कोर्स इट इज ऑप्शन ए, फर्टिलिटी। इट इज फर्टिलिटी दैट इज ओरिजिनल पावर ऑफ सॉइल, और यही फर्टिलिटी उस जमीन की वैल्यू बढ़ाता है और उसका रेंट राइज करता है। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट फर्टाइल लैंड इज कल्टिवेटेड, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड होगी वो किस टाइम कल्टीवेट होगी? ये क्वेश्चन सामने क्यों आया? ये क्वेश्चन इस वजह से सामने आया क्योंकि हम थियरी में एग्जांपल्स देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट पीसेस ऑफ लैंड, ए बी सी डी और 1 2 3 4 कुछ भी, है ना। तो अगर ये कम फर्टाइल है, ये ज्यादा फर्टाइल है, ये ज्यादा है, और ये सबसे ज्यादा फर्टाइल है, तो जो सबसे ज्यादा फर्टाइल है उसमें कल्टीवेशन कैसे होगी? सबसे लास्ट पे, सबसे पहले, या उस पे होगी नहीं, या रैंडमली चूज किया जाएगा? लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन बी कि सबसे पहले, अगर ये डी सबसे फर्टाइल है, मैं से मोस्ट फर्टाइल लिखता हूं, है ना, मोस्ट फर्टाइल लिखता हूं, तो इसी को सबसे पहले कल्टीवेट किया जाएगा। देन आफ्टर पीपल आर शिफ्टिंग टूवर्ड सी, जो इससे कम होगा, फिर इससे कम, और फिर इससे कम, है ना, समझ रहे? दो चीज मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले, क्योंकि अब कौन होगा जो इस पे जाएगा सबसे पहले? इस पे तो प्रोडक्शन है ही कम है, इसकी तो फर्टिलिटी नहीं है, और कोई बेवकूफी होगा जो 3 तरीके की लैंड को छोड़ के, जो कि अवेलेबल है, अगर अवेलेबल ना हो तो मजबूरी में आपको ए पे आना पड़ेगा। अगर ये ऑक्यूपाई होगी, जैसे कि थियरी में दिया भी गया है, बी सी डी ऑक्यूपाई हो गया तो आना पड़ेगा ए पे। लेकिन अगर बी सी डी अभी ऑक्यूपाई नहीं है, अवेलेबल है, तो क्यों आप ए पे जाओगे? आप तो प्रेफर करोगे ना मैं डी पे जाऊं, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकती है। मतलब फर्टाइल लैंड, आप समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट? फर्टाइल लैंड मतलब जहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई सीड्स लगाता हूं, कोई चीज कल्टीवेट करता हूं, जैसे रिकार्डो ने एग्जांपल ली मेज की, तो उसकी ज्यादा प्रोडक्शन होती है, मतलब मुझे ठीक ठाक वहां से प्रोडक्शन मिल जाती है, तो मैं तो चाहूंगा ना डी पे जाना, क्यों मैं ए पे जाऊंगा? तो इसलिए ये एक क्रोनोलॉजिकली चलता है कि सबसे पहले उस पे जिसमें ज्यादा फर्टिलिटी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और एट द एंड ये बन जाएगा हमारा सबसे कम लैंड, लेस्ट फर्टाइल, ये जिसे हम मार्जिनल लैंड भी कहेंगे। नाउ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इफ ऑल लैंड वर इक्वली फर्टाइल, अगर सब की सब लैंड इक्वली फर्टाइल होंगी तो क्या होगा? रेंट वुड राइज, क्या रेंट बढ़ेगा, या फिर रेंट वुड फॉल, क्या रेंट फॉल करेगा, है? या फिर एक और ऑप्शन, 2 और ऑप्शन है हमारे पास, उसके बाद वी हैव रेंट वुड नॉट एग्जिस्ट, क्या रेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या रेंट डबल हो जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, ठीक है, हालांकि देर आर सेवरल क्रिटिसिज्म्स, देर आर नंबर ऑफ क्रिटिसिज्म्स टू दिस थियरीज एज वेल, टू एवरी थियरी, है ना, लेकिन करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जहां पे डिफरेंशियल रेंट की बात हो रही है कि सारी जमीनें एक जैसी हो जाएं, कोई डिफरेंस ना हो, तो फिर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उस टाइम पे स्केर्सिटी रेंट हो सकता है, बट देर इज नो डिफरेंशियल रेंट, कोई रेंट भी राइज नहीं होगा क्योंकि सारी जमीनें एक जैसी हैं, तो डिफरेंस तो रहा ही नहीं। नाउ रिकार्डो या रिकार्डियन थियरी एज्यूम्स परफेक्ट मोबिलिटी, अजम्पशन से क्वेश्चन है, ठीक, फिक्स्ड सप्लाई ऑफ लैंड,
या अनलिमिटेड लैंड या नो लेबर, है ना। तो बेसिकली आई थिंक एक चीज की यहाँ पे होगा इशू, आई थिंक सो कि यहाँ पे दोनों ही चीजें मेरे हिसाब से ए भी और बी भी, क्योंकि परफेक्ट मोबिलिटी या फैक्टर्स तो हमने किया हुआ है ना कि विद इन द कंट्री देर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली आप क्रॉस चेक करेंगे कि इसका ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक हो सकते हैं। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग इसका मैंने बी आंसर रखा था कि फिक्स्ड लैंड की सप्लाई फिक्स्ड है ना। आप देखेंगे कि सप्लाई ऑफ लैंड इज इन इलास्टिक रिस्पेक्ट टू इट्स रेंट, है ना। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है, ए और बी दोनों राइट हो सकते हैं, मतलब दोनों अजम्पशंस हैं इसकी। तो आप एक बार चेकआउट करेंगे कि रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट की क्या क्या अजम्पशंस हैं, क्या उसमें परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर है। अगर है तो फिर ये भी आंसर इसका सही है, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली कंट्रोवर्शियल, इसको आप एक बार क्रॉस चेक करेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज द मेन कंक्लूजन। जो मैं एक्चुअली इसमें मैंने इसको बड़े ढूंढ के क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया, इसको, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को, ये दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, मतलब अगर आपका एग्जाम में थोड़ा सा लेवल अप करना हो, ठीक है, मतलब टफ क्वेश्चन करने हो, तो दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली परफेक्ट फॉर दोस पर्टिकुलर सिचुएशन। द मेन कंक्लूजन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी इज दैट रेंट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस डिटरमिनेंट या प्राइस डिटरमाइंड या फिक्स्ड इंक, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर थियरी रिकार्डो कहते हैं जो मैं वही बता देता हूं, कॉर्न इज नॉट हाई बिकॉज रेंट इज पेड, बट रेंट इज पेड बिकॉज कॉर्न इज हाई। कि ये जो मेज की कॉर्न की एग्जांपल रिकार्डो ने ली है, ये कॉर्न के प्राइस हाई होने की वजह से रेंट बढ़ रहा है, जमीन की वैल्यू बढ़ रही है, नॉट रेंट की वजह से कॉर्न की वैल्यू। क्या समझे? इट इज प्राइस डिटरमाइंड, है ना। रेंट इज बेसिकली प्राइस डिटरमाइंड, नॉट प्राइस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ रेंट। नो, जो रेंट है, रेंट इज प्राइस डिटरमाइंड, रेंट बढ़ रहा है प्राइस की वजह से, ठीक है। इस कंक्लूजन को हमेशा याद रखना कि रेंट यहां भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का? इसका मतलब है रेंट डिटरमाइंस प्राइस या प्राइस डिटरमाइंस रेंट। तो ऑप्शन बी ऑफ कोर्स, प्राइस डिटरमाइंस रेंट, ठीक है। यहां पे कॉर्न के मेज के प्राइस की वजह से पीपल आर बेसिकली डिमांड फॉर मोर लैंड, है ना, डिमांड फॉर मोर लैंड बिकॉज ऑफ कल्टीवेशन। वो ज्यादा कल्टीवेशन करना चाहते हैं, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं लैंड की, जिस वजह से रेंट बढ़ रहा है, ठीक है। इसका अपोजिट भी याद रखो, ये ऐसा नहीं है, ए नहीं है कि रेंट बढ़ रहा है इसलिए प्राइस बढ़ रहे हैं। नो, प्राइस बढ़ रहे हैं इसलिए रेंट बढ़ रहा है, दैट इज द बेसिकली कंक्लूजन। अब आगे जितने भी आप स्टेटमेंट को दूसरे रीजन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन देखोगे, ऑल क्वेश्चंस आर बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस कोर 10, 20, 22 क्वेश्चंस, ठीक है। सारे इसी में क्वेश्चन से बने हुए हैं, क्योंकि यही फैक्ट्स यहां पे मैंने यूज किए हैं, ठीक है, रीजन असर्शन में भी और स्टेटमेंट्स में भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का, असर्शन हमें कहता है कि रेंट डिटरमाइंस द प्राइस। देखो वही चीज क्वेश्चन आ गया, रेंट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। क्या रेंट डिटरमाइन कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को? क्या रेंट डिटरमाइन कर रहा है प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब कॉर्न के? रीजन, रेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान से समझो, रेंट डिटरमाइंस प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, रीजन रेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या दोनों ही ठीक है और रीजन जो है वो अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है? क्या दोनों ही ठीक है बट आर जो है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा? या फिर असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, या असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है? तो इसका ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। असर्शन ठीक नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा रेंट डिटरमाइन नहीं करता प्राइस को, जबकि प्राइस डिटरमाइन करता है रेंट को। इतना तो हमने पढ़ा। इट मींस असर्शन जो है वो ठीक नहीं है। रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है रेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स रेंट कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा? दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डिफरेंट
जो कि प्राइस रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखना। नाउ दिस सेकंड क्वेश्चन 24th मतलब सेशन रीजनिंग का सेकंड, रेंट इज सरप्लस। ऑफ कोर्स रेंट सरप्लस ही होता है, मतलब कि जब एक चीज के बाद जो बचा हुआ हमारे पास होगा वो रेंट है हमारा, रेंट इज सरप्लस, ठीक है। बट रीजन रेंट एक सरप्लस है क्योंकि इट अराइज ड्यू टू डिफरेंशियल फर्टिलिटी ऑफ लैंड। रेंट एक सरप्लस है क्योंकि ये अराइज होता है फर्टिलिटी, जो डिफरेंसेस है फर्टिलिटी ऑफ लैंड में, उसकी वजह से। तो ऑफ कोर्स इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बोथ, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन या फिर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन ठीक है और रीजन भी अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, रीजन जो है वो अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। 25 क्वेश्चन नंबर 25, अ फर्म हायर लेबर अप टू द पॉइंट, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का पॉइंट क्वेश्चन है कि फर्म हायर कर रहे हैं लेबर को अप टू द पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल टू वेज, ठीक है, या वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एक ही चीज है। रीजन क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अकर व्हेन मार्जिनल कास्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ऑफ कोर्स एक चीज और समझे, क्योंकि मतलब मैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट या आउट ऑफ द बॉक्स समझा रहा हूं कि क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की एग्जांपल्स अजम्पशन में ली गई हैं, तो ये चीज तो होगी ही होगी ये चीज, क्योंकि आपने देखा होगा कि परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम तब होता है जब ये मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करते हुए जाती है, मतलब इक्वल होती है, एमसी इज इक्वल टू एम आर। तो यहां पे देखो एमसी इज इक्वल टू एम आर हो रही है, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो वहीं पे होती है। रीजन ठीक है, लेकिन रीजन किस चीज का, क्या इस चीज का रीजन ठीक है कि फर्म हायर करते हैं लेबर को उस पॉइंट तक, वही जैसे मैंने बताया वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एक ही चीज है, इक्वल टू वेजेस, इक्वल टू वेजेस। ऑफकोर्स ये जो फर्म है, ये जो प्रोडक्शन करने वाली इंडस्ट्रीज हैं, ये लेबर को उस पॉइंट तक हायर करेंगी जब तक उस पर्टिकुलर फैक्टर से मिलने वाली वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, उसको देने वाले वेजिस के इक्वल। तो इस तरह ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, वेज इज डिटरमाइंड बाय एवरेज प्रोडक्टिविटी। क्या वेज एवरेज प्रोडक्टिविटी से डिटरमाइन होता है? क्योंकि फर्म मैक्सिमाइज टोटल आउटपुट, फर्म मैक्सिमाइज टोटल आउटपुट। वेज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग किस से डिटरमाइन होता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के, ठीक है, ना कि एवरेज प्रोडक्टिविटी के, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। हाँ, फर्म का आप अजम्पशन में देखोगे कि फर्म का एक ही मोटिव है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी टोटल प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना। तो रीजन ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी इग्नोर्स सप्लाई ऑफ फैक्टर्स। क्या ऐसा है? क्या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ने इग्नोर किया है सप्लाई ऑफ फैक्टर को? देखते हैं। और रीजन है इट फोकस ओनली ऑन डिमांड साइड। ऑफ कोर्स दोनों ही स्टेटमेंट में से दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। क्रिटिसिज्म जब आप पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी का, तो आपको पता चलेगा कि इट बेसिकली इग्नोर्स सप्लाई साइड एंड गेव मोर एम्फेसिस टू डिमांड साइड। तो इसे हम कभी कभी डिमांड साइड थियरी भी कह देते हैं, क्योंकि इसने सप्लाई को इग्नोर किया है। इट मींस दोनों के दोनों ही ठीक है, ठीक है, दोनों के दोनों ही ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, रेंट इज सरप्लस ओवर कॉस्ट। रेंट जो है वो सरप्लस है ओवर कॉस्ट। ऑफ कोर्स कॉस्ट के ऊपर का इकोनॉमिक रेंट, इसे हम इकोनॉमिक रेंट इसे कहते हैं। रीजन मार्जिनल लैंड
अर्न नो लैंड, नो रेंट। ये भी ठीक है कि मार्जिनल लैंड अभी हमने पढ़ा उस पर कोई रेंट नहीं मिलता, और ये भी ठीक है कि रेंट जो है वो सरप्लस के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर मिलने वाला सरप्लस को हम रेंट कहते हैं। लेकिन आप ध्यान से देख रहे होंगे कि रीजन अलाइन नहीं हो रहा हमारे असर्शन के साथ। सरप्लस, रेंट एक सरप्लस है कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, बट वो इसलिए है, रीजन देखो, इसलिए है क्योंकि मार्जिनल लैंड का कोई रेंट नहीं होता। तो ये तो कोई बात आपको नहीं दिख रही, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर। दोनों ही ठीक है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी मैंने हर तरीके का क्वेश्चन इसमें ऐड किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29th, marginal productivity theory fails to explain wage differential fully. Reason, it assume homogeneity of labor. ठीक है, तो ऑफ कोर्स ध्यान से समझना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी फेल हुई है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि वेजेस में जो डिफरेंसेस होते हैं, और वो इसलिए फेल हुई क्योंकि उन्होंने अपनी एक अजम्पशन ली कि सभी लेबर एक जैसी है, सभी लेबर होमोजीनियस है, ना कि हेट्रोजीनियस है ना। हेट्रोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सब एक जैसे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी है। तो जब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी है तो आप वेज के अंदर के डिफरेंस को फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, इसलिए इसका राइट आंसर ए ही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 एंड आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ assertion रीजनिंग। यस, रेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रिकार्डियन थ्योरी। ऑफ कोर्स रेंट जो है वो प्रोडक्शन, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो वही लेबर को दिया और जो काम आपने किया उस पे रेंट जो है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्रोडक्शन के लिए कास्ट यूज की जा रही है वो प्राइस डिटरमाइंड नहीं है। ठीक है, जो मैंने पहले आपको समझाया, जबकि रेंट प्राइस डिटरमाइंड है। ठीक है, प्राइस रेंट डिटरमाइंड नहीं है। यही चीज यहां लिखी होगी, रेंट इज प्राइस डिटरमाइंड एंड नॉट प्राइस डिटरमाइनिंग। ठीक है, रेंट इज प्राइस डिटरमाइंड। तो ऑफ कोर्स बोथ ए एंड बी आर, और ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो 30th क्वेश्चन का भी राइट आंसर रहेगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और एक चीज मैं और आपको बताऊं कि इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी यहां पे लिखा होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें, आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अ फर्म हायर लेबर वेयर एमआरपी इज इक्वल टू वेज, है ना, ऑफ कोर्स ये तो पढ़ा है हमने। एमआरपी डिपेंड अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड प्राइस, ये भी पढ़ा है हमने। वेजेस इज डिटरमाइंड बाय एवरेज प्रोडक्ट, क्या ऐसा है? या फर्म एम एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कोई भी पॉइंट नहीं है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्लियर नहीं किया, सब क्लियर किया है। ये भी सही है, ये पॉइंट भी सही है, इस पॉइंट को छोड़ के ये पॉइंट भी सही है। तो ऑप्शन, तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ठीक है, थर्ड ठीक नहीं है। 1, 2 एंड 4, तो ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट आंसर है। ये सारी इनको एक्सप्लेन करने की मुझे लगता नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी पिछले वाले क्वेश्चंस में बताई, तो ये भी मैंने बताई कि मार्जिनल प्रोडक्ट और प्राइस को मल्टीप्लाई करवाओगे तो वही निकलेगा। और वेज इज डिटरमाइंड बाय एवरेज प्रोडक्ट, नहीं, वेज इज डिटरमाइंड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट नहीं, मार्जिनल प्रोडक्ट, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत। और फर्म का एम तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अज्यूम्स परफेक्ट कंपटीशन। यस, वन ऑफ द assumption ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के परफेक्ट कंपटीशन होगा। फर्म्स आर वेज टेकर्स, जब परफेक्ट कंपटीशन होगा तो फर्म्स वेज टेक ही करेंगे, वो वेज चेंज नहीं कर सकते। लेबर सप्लाई टू द फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक, क्या ऐसा भी है? या मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज अपवर्ड स्लोप, क्या ऐसा भी है? तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? एक मिनट, इनमें से एक स्टेटमेंट आई थिंक सो, इनमें भी एक कंफ्यूजन आ गई मुझे, मैंने अभी पढ़ा ना जब वापस से।
तो मार्जिनल ये तो है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में परफेक्ट कंपटीशन को किया गया है, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक है। अब लेबर सप्लाई टू द फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इन इलास्टिक है, ये अजम्पशन में अगेन जो है थोड़ा सा स्किप कर गया। तो इस क्वेश्चन को मैं इसी बेसिकली वीडियो के कमेंट में जो है वो क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। थर्ड की स्टेटमेंट की मैं क्लैरिफिकेशन मतलब कमेंट्स में जो है इसे ठीक इसके जो है वो अच्छे से वेरीफाई करके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 मेंशन करके मैं कमेंट में लिखूंगा। सो फिलहाल आप देखें, फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड डिस्प्यूटेड है और फोर्थ जो है वो गलत है। ठीक है, फोर्थ जो है वो नहीं है अच्छी स्टेटमेंट जो है वो मतलब करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन question number 33, which one of the following statements are correct? Which one of the statements are correct? First, MRP is equal to MP into price, of course, right? MRP is depend upon output price, ये भी ठीक, क्योंकि ये बनता ही प्राइस के बेसिस पे है, तो आउटपुट प्राइस का जितना प्राइस होगा उसी तरीके से बनेगा। MRP इक्वल टू VMP इन इम्परफेक्ट कंपटीशन, क्या ऐसा होता है कि MRP इक्वल होता है VMP में इम्परफेक्ट कंपटीशन में, या फिर प्राइस इक्वल्स टू MR इन परफेक्ट कंपटीशन? तो ठीक है, फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ में हमें देखना है कि कौन सा जो है वो ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है, क्योंकि हमने अजम्पशन ही परफेक्ट कंपटीशन की ली है। ठीक है, इस थियरी में परफेक्ट, इसमें अजम्पशन ही परफेक्ट कंपटीशन की है, इसलिए आपकी थर्ड स्टेटमेंट नहीं होगी। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी अप्लाइज टू ऑल फैक्टर, ऑफ कोर्स करेक्ट। All factors are paid according to contribution, of course correct है। Theory assume perfect mobility, ये भी ठीक है। Labor is homogeneous, of course ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी सारे मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सारे स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। ये सारी चीजें जो है वो एक थियोरी में अज्यूम किया गया है। ठीक है, सारे फैक्टर्स पे भी अप्लाई होती है, जितना कंट्रीब्यूट करेगा फैक्टर उतना उसको मिलेगा, ये भी ठीक है। और थियोरी अज्यूम करती है परफेक्ट मोबिलिटी भी, और होमोजीनियस सारे लेबर एक जैसे हैं, ये भी हम अज्यूम करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी स्टेटमेंट सही है? रेंट अराइज ड्यू टू फर्टिलिटी डिफरेंसेस, ऑफ कोर्स राइट है। लैंड इज हेट्रोजीनियस, क्योंकि अलग अलग फर्टिलिटीज हैं, अलग लैंड अलग अलग नेचर की है, तो ऑफ कोर्स हेट्रोजीनियस है। ऑल लैंड यील्ड इक्वल आउटपुट, अगर हेट्रोजीनियस है तो इक्वल कैसे दे सकती हैं? ठीक है, तो ये गलत हो गया। रेंट इज डिफरेंशियल, ऑफ कोर्स, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ठीक, ऑप्शन ए। 36, मार्जिनल लैंड अर्न जीरो रेंट, ऑफ कोर्स राइट। इट कवर ओनली कॉस्ट, हो सकता है, देखते हैं अभी। इट इज मोस्ट फर्टाइल लैंड, नो, मोस्ट फर्टाइल कैसे होगी? ठीक है, मोस्ट फर्टाइल तो हो ही नहीं सकती। इट इज लीस्ट प्रोडक्टिव लैंड, हाँ लीस्ट प्रोडक्टिव लैंड है। सो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ठीक है, अगेन ऑप्शन ए ठीक है, थर्ड जो है वो नहीं है। ठीक है, नाउ 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? एज पॉपुलेशन इंक्रीज डिमांड फॉर फूड राइज, हाँ ये सही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग ए से बी में मूव करेंगे, बी से सी में मूव करेंगे, क्योंकि फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, फूड मतलब उस कल्टीवेशन, कॉर्न की कल्टीवेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है। कल्टीवेशन एक्सटेंड्स टू इंफीरियर लैंड, हाँ जो सबसे पहले अच्छा था उस पे किया, फिर धीरे धीरे जो कम वाले पे है उस पे एक्सटेंड होती गई, ये भी राइट है। रेंट ऑन सुपीरियर लैंड इंक्रीजेस, हाँ सुपीरियर लैंड पे रेंट इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि स्केर्सिटी लैंड रेंट बढ़ेगा, क्योंकि उस जैसी जमीन और नहीं बची, कम बची है। और रेंट डिसअपियर्स, रेंट डिसअपियर्स कैसे होगा? रेंट, हाँ ठीक है, रेंट डिसअपियर्स, ये क्यों लिखा है यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट? रेंट ऑन सुपीरियर लैंड इंक्रीजेस, हाँ ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये इस पर्टिकुलर उस लैंड पे आते जाएंगे जिसपे कम प्रोडक्शन है, तो उस पे रेंट जो है वो डिसअपियर हो गई, मतलब नो रेंट फॉर मार्जिनल लैंड, बेसिकली फोर्थ स्टेटमेंट ये है। तो आपका राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा आपका एक मिनट, इसका राइट आंसर है आपका नहीं, ये नहीं, रेंट डिसअपियर नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर रेंट, क्योंकि सिर्फ फर्टाइल लैंड की बात हो रही है, इसमें लेस फर्टाइल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ फर्टाइल लैंड की। तो अगर सुपीरियर लैंड
के ऊपर रेंट बढ़ेगा तो फिर रेंट डिसअपियर थोड़ी होगा, ठीक है, फोर्थ नहीं होगा। तो ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, रेंट कैन अराइज इवन इफ ऑल लैंड्स आर इक्वल फर्टाइल। नो, ये कैसे होगा? लैंड कैसे होगा जब सारी लैंड्स जो है वो फर्टाइल होंगी? ये तो नहीं होगा। या फिर हो भी सकता है, क्योंकि फिर स्केर्सिटी रेंट होगा, है ना। अगर सारी फर्टाइल हो जाएंगी तो स्केर्सिटी रेंट होगा। दिस अकर्स ड्यू टू, हाँ यस, दिस इज द पॉइंट, जो एक्चुअल में पॉइंट। अगर सारी जमीनें एक जैसी होंगी फिर भी रेंट अराइज होगा, कैसे? ड्यू टू इंटेंसिव कल्टीवेशन, ठीक है। मतलब उस जमीन पे एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, ना एक्सटेंसिव कल्टीवेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, दूसरी लैंड्स को यूज करना, नो। इंटेंसिव मतलब उसी जमीन पे रह के अलग अलग सोर्सेस का यूज करके वहां से रेंट को अराइज करना, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। ये भी थियोरी में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव कल्टीवेशन का यूज किया गया है, ठीक है। तो अगर सारी जमीनें एक जैसी होंगी तो इंटेंसिव कल्टीवेशन का यूज करके रेंट अराइज किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इन सच केसेस रेंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेंट। नो, उस केस में डिफरेंशियल रेंट थोड़ी कहेंगे उसको। डिफरेंशियल रेंट तब हुआ जब अलग अलग जगह पे जाके आप कल्टीवेशन करें। आप तो एक ही जगह पे कल्टीवेशन कर रहे हैं इंटेंसिव, तो उसे थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इट अराइज ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ सक्सेसिव डोसेस। ऑफ कोर्स, डोसेस मतलब धीरे धीरे आप कल्टीवेशन बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिव कल्टीवेशन कर रहे हैं उसी जगह पे रह के, पहले कम की फिर ज्यादा की, डोसेस बढ़ा रहे हैं। और ऑफ कोर्स जब डोसेस बढ़ाएंगे तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मार्जिन प्रोडक्ट कम होता जाएगा। तो फोर्थ भी ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड स्टेटमेंट गलत रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, सो वी हैव 38 क्वेश्चन। इसमें हमने सारे तरह के क्वेश्चंस किए। आपका असर्शन रीजन, आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इसमें कवर किए। तो हमारे 5 टॉपिक्स हो चुके हैं। जैसे ही इकोनॉमी पोर्शन कवर होगा हम स्टैट भी इसी तरह करेंगे, ठीक है। स्टैट का भी एक लेक्चर हम करेंगे। तो होपफुली वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, फ्रूटफुल रही होगी। वीडियो जरूर शेयर करें आप सबके साथ, ताकि सबके पास एमसीक्यूज जो है वो जा सके। और हमारे ऐप पे भी, और इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम के चैनल को जरूर जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।